नमस्कार बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं कक्षा 8वीं अपना व्याकरण। लेसन नंबर 2 है ध्वनि, वर्ण तथा वर्तनी विचार। लेक्चर है हमारा 1। इसमें देखिए ध्वनि व्यवस्था में ध्वनियों का उच्चारण कैसे किया जाता है। ध्वनियों का उच्चारण 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में रुकावट या अवरोध उत्पन्न करके यानी कि बाधा पैदा करके जो मुख से बाहर निकलने वाली वायु है उसमें बाधा उत्पन्न की जाए। और दूसरा है मुख से बाहर निकलने वाली वायु को बिना किसी रुकावट या अवरोध के बाहर निकालकर यानी कि बिना किसी बाधा के मुख की वायु को बाहर निकालकर। वायु के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले 2 अवयव होते हैं, निचला होठ तथा जीभ। इनको उच्चारण अवयव भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए स्वर तथा व्यंजन ध्वनियाँ। स्वर और व्यंजन ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया जाए यानी बाधा पैदा की जाए, वे ध्वनियाँ व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती हो, वे स्वर कहलाती हैं। ठीक है ना। जो स्वर होते हैं उनमें उच्चारण में वायु बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है और व्यंजन में बाधा के साथ वायु बाहर निकलती है। नीचे परिभाषा देखिए बॉक्स के अंदर। व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में उच्चारण अवयवों द्वारा मुख में किसी न किसी स्थान पर रुकावट या अवरोध उत्पन्न किया जाता है, व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। आगे है बॉक्स में स्वर। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है, स्वर ध्वनियाँ कहलाती है। व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी स्वर की मदद के नहीं हो सकता। स्वरों को बोलने में किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होती और व्यंजन को बोलने में स्वर की आवश्यकता होती है या स्वर की मदद ली जाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए क व्यंजन का उच्चारण क हलंत प्लस अ, ये अ स्वर इसमें मिला है तब जाके क पूरा वर्ण बना है। क प्लस आ, अब ये का बना है, इसमें किसकी सहायता ली गई? स्वर की। स्वर क्या है? आ। उसके बाद आगे देखिए वर्ण तथा वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? भाषिक ध्वनियों का संबंध उच्चारण के साथ है क्योंकि ध्वनि उच्चारण की लघुतम इकाई है। पहले हम पढ़ चुके हैं कि उच्चरित ध्वनियों को लिख कर व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं, या इसको हम शॉर्ट रूप में बोल सकते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। प्रत्येक लिपि में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिस प्रकार फूलों की एक माला में जिस तरह फूलों की एक साथ माला में पिरो कर रखा जाता है, उसी तरह से वर्णों को भी एक माला के रूप में पिरो कर रखा जाता है, उसे वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी की अधिकांश ध्वनियाँ और उनके वर्ण हिंदी को संस्कृत से मिले हैं। अधिकतर हिंदी के जो वर्ण हैं वो संस्कृत से लिए गए हैं। हिंदी में कुछ नई ध्वनियाँ भी विकसित हुई हैं जो संस्कृत में नहीं थी। इन नव विकसित ध्वनियों के लिए नए वर्ण भी बना लिए गए हैं। काफ़ी सारे वर्ण तो संस्कृत से लिए गए हैं, लेकिन कुछ वर्ण ऐसे हैं, कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जो नव विकसित हैं, नए बनाए गए हैं। संस्कृत से प्राप्त वर्णों को हम परंपरागत वर्ण कह सकते हैं। परंपरागत यानी पीछे से चले आ रहे जो वर्ण होते हैं उनको परंपरागत वर्ण बोलते हैं, तथा जिनका विकास हिंदी में हुआ है उनको नवीन वर्ण कहते हैं। जो संस्कृत से नहीं लिए गए हैं, नए वर्ण बने हैं, उनको नवीन वर्ण बोलेंगे। ये 2 तरह के होते हैं। एक वे जो दूसरी भाषाओं से आने वाली ध्वनियों के लिए या आगत ध्वनियों के लिए बनाए गए हैं, तथा दूसरे वे जो हिंदी की अपनी संरचनात्मक विशेषताओं के कारण विकसित ध्वनियों के लिए
बनाए गए हैं। अब स्वर वर्ण देखिए कौन कौन से हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हैं हमारे स्वर, मौखिक स्वर। दूसरा है आगत स्वर अ, जिसको हम डॉक्टर लिखते हैं, कॉपी लिखते हैं, उसमें हम ये अ लगाते हैं, ये आगत स्वर है। अनुनासिक स्वर, जिसमें नाक में से आवाज़ आती है, ये नाक और मुंह में से आवाज़ आती है, जिनको चंद्र बिंदु भी बोलते हैं, ये वो स्वर हैं। ए, आ, ई आदि। व्यंजन व अनुस्वार, अनुस्वार केवल एक ऊपर अनुस्वार डॉट आती, बिंदु आता है, और उसके बाद है विसर्ग। विसर्ग में अह 2 डॉट आते हैं। विसर्ग संस्कृत में भी आपने पढ़े हैं, तो उसमें भी ये शब्द के बाद जो लगते हैं वो विसर्ग होते हैं। संस्कृत से प्राप्त व्यंजन कौन कौन से हैं वो देखिए। कवर्ग, इसमें 5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग, वर्ग से इनकी पहचान होती है। चवर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, च, छ, ज, झ, य। इस तरह से ये पवर्ग तक आते हैं। उसके बाद य, र, ल, व, श, श, स और ह। नव विकसित वर्ण कौन से हैं? ड और ढ। आगत व्यंजन जो बोले जाएंगे ज और फ। अब उसके बाद व्यंजनों के भेद देखिए, 2 होते हैं। हर्ष स्वर, स्वरों के भेद देखिए, 2 होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर कौन से होते हैं? जिनमें बोलने में कम से कम समय लगे, यानी 1 मात्रा का समय लगे। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिनमें हर्ष स्वरों से दुगना समय लगे, यानी 2 मात्राओं का समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी के हर्ष स्वर कौन कौन से हैं? उच्चारण के स्तर पर हिंदी में अ, ई, उ, ए तथा ओ, ये हर्ष स्वर हैं। संस्कृत में री भी हर्ष स्वर था, परंतु हिंदी में इसका उच्चारण स्वर के रूप में समाप्त हो गया। हिंदी में जो दीर्घ स्वर हैं कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, आई तथा औ। इन सभी के उच्चारण में हर्ष स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगा। कुछ प्रमुख स्वर तथा उनका उच्चारण। री स्वर एवं उसका उच्चारण। जैसा कि अभी ऊपर बताया गया था कि संस्कृत में री ध्वनि स्वर थी, अब इसका उच्चारण अतः इसका उच्चारण भी अन्य स्वरों की तरह ही किया जाता है। इसके उच्चारण में भी मुख से वायु बिना किसी रुकावट के ही बाहर निकलती है। जैसे स्वर की परिभाषा में थी, वैसे ही इस री को भी स्वर कहा गया है, और इसके बोलने में भी वायु मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है। हिंदी में इसका उच्चारण स्वर के रूप में अब समाप्त हो गया है। हिंदी भाषी लोग इसका उच्चारण री, र प्लस ई इस रूप में करने लगे हैं। इसलिए हिंदी में रिक्त तथा ऋचा शब्दों की पहली ध्वनि का उच्चारण समान हो गया। पहले ऋचा बोलते थे, अब ये इसमें परिवर्तन आ गया है। लेकिन आगे देखिए, री युक्त संस्कृत के जो शब्द हिंदी में आ गए हैं, उनका लेखन आज भी संस्कृत की तरह ही हो जाता है या किया जाता है। जैसे ऋचा, ऋण, ऋषि, ऋतु आदि। और आगे देखिए, ये कृपा, दृष्टि, ये री जो नीचे लग के शब्द बोले जाते हैं वे ये देखिए। उसके बाद है अनुनासिक स्वर। संस्कृत में सभी स्वर मौखिक या निरअनुनासिक थे। निरअनुनासिक अनुस्वार को ही बोलते हैं, अर्थात उच्चारण में नासिका मार्ग पूरी तरह से बंद रहता था और वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती थी। हिंदी में आकर स्वरों का उच्चारण 2 तरह से होने लगा। निरअनुनासिक का पता लगा किसको कहते हैं? अनुस्वार को कहते हैं। संस्कृत की ही तरह केवल मुंह से वायु को बाहर निकालकर जो बोला जाए, जैसे मौखिक स्वर हैं अ, आ, ई, ऊपर अब पढ़े थे जो स्वर हमने। फिर उसके बाद सेकंड पर मुंह के साथ साथ नाक से भी वायु को बाहर निकालकर जिन वर्णों को बोला जाए वे नासिक्यकृत या अनुनासिक वर्ण होते हैं, जैसे आ, ई आदि।
मेन परिभाषा क्या है, अनुस्वार में केवल नाक से वर्ण बोलने की आवाज़ आती है और अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है वर्णों को बोलने में। नासिक्य की कृत स्वरों को ही अनुनासिक कहा जाता है। उसके बाद देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण मुख तथा नासिका दोनों से वायु बाहर निकाल कर किया जाता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। और ऊपर दे रखा था, जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से वायु बाहर निकालकर किया जाता है वे निरअनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक शब्द दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है, अनु तथा नासिक। अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना और नासिक का अर्थ है नासिका या नाक, नाक के साथ साथ या पीछे पीछे चलना, नाक में से जो आवाज़ आती है। जिन स्वरों का उच्चारण, बॉक्स की परिभाषा देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु मुख के साथ साथ नासिका मार्ग से भी बाहर निकलती है वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अभी ऊपर मैंने बताया था कि अनुस्वार में केवल नाक की सहायता ली जाती है बोलने में और अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों की सहायता ली जाती है। अनुनासिक को लिखकर व्यक्त करने के लिए दो चिन्ह लगाए जाते हैं, बिंदु तथा चंद्र बिंदु। अब इसके आगे वाला लेसन हम अगली वीडियो में करेंगे। इस लेसन को यहाँ तक आपने रीड करना है और इसके इंटरनल क्वेश्चन आपको बनाने हैं और लर्न करने हैं।